नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अब खबरें विस्तार से हैं। एमपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 6 जुलाई यानी आज से ठीक 2 दिन बाद मतदान होना है। निर्वाचन की तैयारियों के मद्देनजर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए 3,500 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है। आयोग के सचिव राकेश सिंह ने IBC 24 से बातचीत की है और उन्होंने ये बताया है कि पहले चरण में 49 जिलों के 133 नगरीय निकाय में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। यानी पहले चरण में प्रदेश की बड़े नगर निगम और नगर पालिकाओं में मतदान होने हैं। वहीं 17 जुलाई को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रदेश में कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि पहले चरण में प्रदेश के 11 नगर पालिक निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर शहर संग्राम की तैयारियां लगभग राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी यहां पर कर ली हैं। किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार से संवेदनशील जो बूथ हैं वो यहां पर बनाए गए, इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ आयोग के सचिव राकेश सिंह सर यहां पर साथ में हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले क्या तैयारियां हैं? सर, आज 5 बजे शाम को 4 जुलाई को मतदान जो इसका चुनाव का जो प्रचार है वो समाप्त हो गया है हमारे पहले फेज के नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए। ये 6 तारीख को है और इसमें हम 133 निकायों के चुनाव करा रहे हैं, जिसमें 11 नगर निगम हैं, 36 नगर पालिकाएँ हैं और नगर परिषद 86 हैं। तैयारी हमारी पूरी है। सबसे पहला काम कल हमारा ये होगा कि सामग्री वितरण हो। सर, संवेदनशील बूथ आखिर कितने होंगे पहले चरण की हम यहाँ पर बातचीत करें? देखिए, पहले चरण में जो हम 11 नगर निगम हैं और 86 नगर परिषद और 36 नगर पालिकाएं बड़ी हैं जो उनके निर्वाचन हैं, इसमें हमारे संवेदनशील 3503 मतदान केंद्र हैं और इन मतदान केंद्रों में जो पुलिस बल है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है सामान्य मतदान केंद्रों से। सर, अंतिम प्रश्न, बताया जा रहा है कि सर इस बार की जो सुरक्षा व्यवस्था वो खासी तगड़ी होगी। कई बूथों पर निर्वाचन अधिकारी जो हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने ड्रोन की भी बात कही है कि उनसे भी निगरानी करेंगे, CCTV वगैरह भी रहेंगे। सर, समस्त जिलों ने अपने पास जो उनके साधन उपलब्ध हैं उसके हिसाब से तैयारियां की हैं। CCTV की व्यवस्था भी पहले से है, ड्रोन्स भी है और नगरीय क्षेत्र है, इसमें वेल इक्विप्ड हैं और सब सुरक्षा के इंतजाम भी अच्छे से हैं। तो हमें पूरी आशा है कि अच्छा निर्विघ्न और अच्छा मतदान संपन्न होगा। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि निर्विघ्न चुनाव जो है उसके लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। नया बात यह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बातचीत करें, बल्कि यूं कहा जाए कि हाईटेक मॉनिटरिंग, उसे लेकर ड्रोन का भी उपयोग इस बार के नगरीय निकाय चुनावों में देखने को मिलेगा। कैमरामैन विनीत के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। इधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति चुनाव भी होना है। विधानसभा ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर कहा है कि अगर कोई दूसरे राज्य की राजधानी में वोटिंग करना चाहता है तो मतदान से 10 दिन पहले आवेदन करे। वोट की वैल्यू देखें तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 44,881 वोट मिल सकते हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 15,918 वोट मिल सकते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवारों को लेकर वार पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बिजली को लेकर एनडीए प्रत्याशी पर निशाना साधा तो बीजेपी भी सवाल उठाई कि कांग्रेस बताए 70 साल में कहां कहां बिजली पहुंचाई। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने आदिवासी चेहरा दिया है और मेरा यह कहना है कि जब सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या मध्य प्रदेश में है तो क्या मध्य प्रदेश में उनको कोई अच्छा चेहरा आदिवासी नहीं मिला जिसको मौका दिया जा सकता था? आदिवासी समुदाय की महिला अगर देश की राष्ट्रपति बन रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को तकलीफ होगी। कांग्रेस ये बताए कि पिछले 55-60 सालों में कांग्रेस ने किया क्या। कांग्रेस कभी न बिजली दे पाई, न सड़क दे पाई। भय और भ्रम की राजनीति अगर कोई करता है तो कांग्रेस करती है। 90 विधानसभाओं के विजिट पर निकले सीएम भूपेश बघेल आज बैकुंठपुर दौरे पर रहे। उन्होंने 87 करोड़ से अधिक की लागत से 19 कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। अधिकारियों की उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी ली।
मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में वन अधिकार पट्टा दिया गया है, अब वन धान केंद्र को डेवलप करें। सीएम ने विद्युत उत्पादन में बेहतर कार्य करने की आवश्यकता जताई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कई सुंदर पर्यटन स्थल हैं। राम वनगमन पथ में सभी विभाग जुड़े हैं। यहाँ के पर्यटन के लिए आत्मगौरव होना चाहिए। सीएम ने पत्रकारों की मांग पर पत्रकार भवन के लिए 25 लाख की घोषणा भी की है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी शासित या उसके समर्थित राज्यों में कोई कार्रवाई हो, बताओ। ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई सबका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से आप विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष शासित राज्यों को नियंत्रित करना चाहते। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच बारिश ने विकास की पोल खोल दी है। जो दावे हैं उसकी पोल खोली है, जिससे चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों की चिंता भी बढ़ गई है। दरअसल सोमवार को भोपाल में कुछ देर की बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। हर साल रहवासी इस समस्या से जूझते हैं, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई। लेकिन इस बार इन्हीं समस्याओं के कारण प्रत्याशियों की वोट कम होना तय माना जा रहा है, क्योंकि मंगलवार को निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में पुराने पार्षदों का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, जबकि बीजेपी के वोट बैंक प्रभावित होने का सीधा फायदा कांग्रेस और निर्दलियों को मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कलई खुलने की चिंता दिखाई देने लगी है। भोपाल की जनता देख रही है, जो 8 साल से नगर निगम में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। सीवेज, नाले, सड़कें बह रही हैं। यहाँ तक कि 1 घंटे की बारिश में नालों में बच्चे बह जाते हैं। तो बारिश होती तो स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार की कठिनाई आती, पर जनता जानती है कि विकास करने वाली अगर कोई पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। और हमारी महापौर प्रत्याशी ने भी इस बात का संकल्प लिया ही है। और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव, बारिश कहीं भी होगी तो बारिश के कारण परेशानी तो आती है, लेकिन और सुधार कैसा हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इसमें विचार करेंगे और सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को होना है। 6 जुलाई को मौसम केंद्र ने भारी बारिश की चेतावनी जताई है। ऐसे में भोपाल के कई इलाके हैं जहां पर तेज बारिश में जलभराव की स्थिति होती है। वहां मतदाता कैसे मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी इलाके में हैं। ये काफ़ी पॉश इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं पानी की स्थिति। कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश जब हो रही थी तब यहाँ 4 फीट तक पानी भरा हुआ था और आसपास के जो घर है, जो पॉश इलाका कहलाता है, उन घरों तक पानी पहुँच गया था। ऐसी स्थिति लगभग राजधानी के कई इलाकों में है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यदि 6 तारीख को मतदान के दिन बारिश होती है और इसी तरह की स्थिति, जलभराव की स्थिति बनती है, तो फिर मतदाता मतदान केंद्र तक कैसे पहुँचेंगे। हालांकि सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगाकर इस स्थिति के लिए, पानी भरने की और जलभराव की स्थिति के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाला नगर निगम आखिर किस तरह का मेंटेनेंस कर रहा है कि बारिश में उसके दावों की पोल खुल रही है और नाले और नालियाँ चौक है और पानी घरों में और सड़कों पर बह रहा है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। चारों तरफ पानी ही पानी है और नगर निगम का चुनाव होने वाला है। जबलपुर में 1 घंटे की तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। नगर निगम और जिला प्रशासन ने शहर के तमाम नालों की सफाई का दावा करके जल भराव नहीं होने देने की बात कही थी, लेकिन आज बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश में हुए जल भराव से शहर में सैकड़ों लोगों के वाहन खराब हो गए। इस दौरान हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। जबलपुर में 1 घंटे की ही तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की कलई खोल दी है और शहर के कई इलाकों में जलप्लावन हुआ है। इस वक्त मैं जबलपुर के मदन महल इलाके में मौजूद हूं और यहां आपको दिखाऊंगा कि कैसे जलप्लावन हुआ है। आप देखेंगे कि ये जबलपुर का अंडरब्रिज है जो कि मदन महल रेलवे स्टेशन को इस पार से उस पार जोड़ता है। भीतर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह से पानी में यहाँ पर फंस गए हैं
और बमुश्किल इस अंडरब्रिज से लोग आर पार हो पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे में यहाँ हादसे भी हो सकते हैं और लोगों को खासी परेशानी का भी शिकार होना पड़ रहा है। किस तरह से जलप्लावन हो गया है यहाँ पे? अरे बहुत पानी बढ़ गया, बड़े मुश्किल से निकले हम लोग। कुछ गाड़ियाँ भी खराब हो गई, गाड़ी भी रुक रही, वहाँ खराब हो रही। कई लोग गिर भी गए। हाँ, कई लोग गिर भी गए। आप देखेंगे कि भीतर आप देखेंगे कि एक महिला भी है, एक युवती है जो कि जिनकी गाड़ी खराब हो गई है संभवतः। एक गाड़ी और यहाँ पे खराब दिख रही है। एक महाशय ये भी है जिनकी गाड़ी भी खराब हुई है। और ये महिला और ये तमाम जो लोग हैं यहाँ से आप देखेंगे कि इस जलभराव की वजह से परेशान होते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये हालात तब हैं जबकि नगर निगम की ओर से बार बार ये कहा जाता रहा कि जलप्लावन नहीं होने दिया जाएगा। क्या गाड़ी खराब हो गई आपकी? क्या हो गया? बंद हो गई है। बंद हो गई है गाड़ी। इनकी गाड़ी भी बंद हो गई है। आप देखेंगे कि बहुत से वाहन जो है पानी की वजह से, जलभराव की वजह से इस तरह से खराब हो गए हैं। और ये हालात तब हैं जब सिर्फ 1 घंटे की बारिश जबलपुर में हुई है। सवाल उठता है कि तमाम नालों को साफ करने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के जो दावे प्रशासन के अधिकारियों की ओर से, नगर निगम के अधिकारियों की ओर से किए जा रहे थे, आखिर वो क्यों खोखले साबित हुए? कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। भोपाल में तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। कुछ देर की बारिश में शहर का अधिकांश हिस्सा डूबने की कगार पर है। पॉलिटेक्निक और रोशनपुरा चौराहे के बीच बाणगंगा इलाके की पूरी सड़क पानी में डूब गई। 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। सरकारी गाड़ियों के अलावा प्रचार में प्रत्याशियों की गाड़ियों को भी जल भराव से इसी हिस्से से गुजरना पड़ा। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तकरीबन हर हिस्से में जल भराव के हालात हैं। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र की है। बाणगंगा इलाके की तस्वीरें हैं और ये कोई और मामूली सड़क नहीं है, ये शहर को जोड़ने वाली सड़क है। और देखिए आप कितना पानी भरा हुआ है, 3 से 4 फुट का पानी इस सड़क पर आप देख सकते हैं। गाड़ियां रेंगते हुए यहाँ से निकल रही हैं और रिस्क पर वाहन चालक गाड़ियां निकाल रहे हैं। और आगे तस्वीरों में आप देखेंगे कितनी सारी गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। मेरे साथ कई सारे लोग उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी मुसीबत का वक्त है ये। देखिए आप सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है और प्रशासन को इस तरह का ध्यान देना चाहिए पानी के, जिसमें कि यातायात ना रुकना चाहिए। उसमें कई गाड़ियाँ बंद भी हो रही हैं और पानी कम करने का इंतजार कर रही हैं। सड़क के तीनों हिस्सों में पानी लगा हुआ है। ये भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद नगर निगम वक्त रहते इंतजाम कर पाता ताकि राजधानी भोपाल के इन हिस्सों में जल भराव के हालात न बनते। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और अब देखते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश की यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। पीएम के 2 हेलीकॉप्टर ने विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उसी समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के पास स्थित एक निर्माणाधीन इमारत की छत से काले गुब्बारे छोड़े। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने गुब्बारों के साथ पोस्टर भी बांध रखा था। एसपी सिद्धार्थ कुशल ने कहा कि एयरपोर्ट के पास सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जैसे ही प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर उड़ान भरी, इन लोगों ने गुब्बारों को हवा में छोड़ दिया। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद कातिलों ने जश्न मनाया था। पुलिस ने इसका वीडियो अंकित सेरसा के मोबाइल से बरामद किया। वीडियो में शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी कार की आगे वाली सीट पर बैठा हुआ है और सचिन भिवानी कार चला रहा है। शार्प शूटर अंकित सेरसा और दीपक मुंडी के साथ कपिल पंडित पीछे बैठे हथियार लहरा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला। विपक्ष में 99 वोट पड़े। वोटिंग के वक्त 266 विधायक सदन में मौजूद थे। इनमें से 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला। 21 विधायक सदन से गैर हाजिर रहे।
और अब खबर विस्तार से। रायपुर पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल हुई। आर्मी अधिकारी बनकर देश भर में ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार किया। इस शातिर ठग ने रायपुर के तेली बांधा निवासी स्किन डॉक्टर अदिति सिंह को सीआईएसएफ का अधिकारी बताकर जवानों की स्किन टेस्ट करने का झांसा देकर अपना शिकार बनाया था। महिला से करीब 3 लाख की ठगी की थी। इसकी शिकायत तेली बांधा थाने में की गई। पुलिस की पूछताछ में ठग ने बताया कि देश भर में करीब 1000 से ज्यादा लोगों को आर्मी अधिकारी बनकर अलग अलग तरीकों का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी ये कर चुका है। फिलहाल तेली बांधा थाना पुलिस ने ठग तालीम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पास सीआईएसएफ का अधिकारी बन के कॉल किया गया था कि सीआईएसएफ जवानों का स्किन टेस्ट करना है। ऐसे करके ऑनलाइन पैसे जमा करने के नाम से इनसे लगभग 2,94,000 रुपये की ठगी कर ली गई थी। हमारी टीम हरियाणा गई थी और हरियाणा में आरोपी की पहचान करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हरियाणा के नूंह जिले का रहने वाला है। सैयद तालीम हुसैन नाम का अभियुक्त है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में स्कूल का रिकॉर्ड बेहतर बना रहे, इसके लिए रायपुर के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल पर कमजोर छात्राओं को जबरिया टीसी देने का मामला सामने आया है। रायपुर के चौबे कॉलोनी में स्थित मायाराम सुरजन शासकीय विद्यालय में बड़ी संख्या में पढ़ने वाली छात्राओं ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया कि 10वीं का रिजल्ट खराब आने पर उन पर जबरिया टीसी लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उनसे परिजनों के गैर मौजूदगी में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा है। जो छात्राएं मना कर रही हैं उन्हें 1.5 घंटे तक क्लास में बाहर कर दिया जा रहा है। आरोप है कि प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल को उत्कृष्ट घोषित किया जाए। उत्कृष्ट घोषित करने के चक्कर में कमजोर छात्रों को बाहर कर रहे हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने के बजाय, मजबूत करने के बजाय, ऐसे उत्कृष्टता का क्या फायदा? बहरहाल छात्रों का कहा जा रहा है कि वो दूसरे स्कूल में एडमिशन लें या घर बैठकर कोई काम करें। मामले में पार्षद ने कलेक्टर से इस बात की कंप्लेन की है। रायपुर के नवनियुक्त कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जांच का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि वो सही जांच करें। जबकि टेलीफोनिक चर्चा में प्रिंसिपल छात्रों की सहमति से ही टीसी देने की बात कह रही है, यानी टेलीफोनिक जो बातचीत हुई है उसके जरिए वो इस बात को नहीं मान रही बल्कि दूसरी बात कह रही हैं। हाँ, नहीं साइन करोगे टीसी तो फिर भी तुम लोग को करना ही पड़ेगा। इस साल हमारा स्कूल का नाम चेंज हो गया है, उत्कृष्ट लिखा गया है, ये महाविद्यालय है, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे हम लोग को स्कूल में। फिर हम लोग बोले एक चांस बस दे दो करके, फिर नहीं। दोबारा 10वीं पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग को दोबारा पढ़ने नहीं दे रहे हैं 10वीं, और जबरदस्ती साइन करवा रहे स्कूल में टीसी के लिए। स्कूल में हम लोग को बैठाना नहीं चाहते हैं और हम लोग इस समय अच्छे से कड़ी मेहनत कर पास होना चाहते हैं अपने मेहनत से, लेकिन हम लोग को टीसी देना चाहते हैं मैम सर लोग। मैम बोल रहे थे कि अगर टीसी नहीं ले जा रहे हो तो घर पे बैठ जाओ ऐसे करके बोल रहे थे। मैं रेगुलर स्कूल जाना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ, मैं घर में बैठना नहीं चाहती। प्रिंसिपल बोली ये हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय बन चुका है, 57 स्कूलों में इसको चयन किया गया है, तो बच्चे लोग को नई टीसी दे देते, नहीं पढ़ाएंगे। और ज़्यादा बात करो पेरेंट्स लोग तो इसको मिटा दो जाके। ऐसी कोई सूचना नहीं है अभी तक से किसी बच्चे को जबरदस्ती टीसी दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बच्चे चाह रहे हैं, जिनके पेरेंट्स चाह रहे हैं, जिन्होंने आवेदन पत्र दिया है, सिर्फ उन्हीं को टीसी दिया गया है। जब तक इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो मेरे सामने नहीं आते तब तक इस पर कमेंट किया जाना उचित नहीं होगा। पर हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और उसकी व्यवस्था भी शासन द्वारा की जाती है। किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में संचालित 27 विषय की पीजी सीट में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुल सचिव शैलेंद्र पटेल ने यह बताया है कि प्रवेश परीक्षा जो है वो 15 से 20 जुलाई के बीच होगी। छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को दोगुना तिगुना रिटर्न का झांसा देकर चिट फंड कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए ऐंठ लिए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो सब अपना दफ्तर बंद करके भाग गए।
लेकिन भूपेश सरकार बनने के बाद इन धोखेबाज चिटफंड कंपनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इनकी संपत्ति को बेचकर पीड़ित लोगों को पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं। जीवन भर की कमाई से हाथ धो बैठे लोग वापस अपने पैसे पाकर सीएम की तारीफ कर रहे हैं। भोले भाले और सरल स्वभाव के लोगों का ऐसा प्रदेश जहां अजनबी भी अपनेपन के प्रेम में बंधकर यहीं का हो जाता है। लेकिन उनके इसी भोलेपन का फायदा उठाया चीट फंड कंपनियों ने। साल 2004-05 से लोगों को फंसाने का सिलसिला 2010 तक चरम पर पहुंच गया। चीट फंड कंपनियों ने पैसे डबल करने का झांसा देकर करीब 20 लाख लोगों से निवेश करवाया और जब पैसे देने की बारी आई तो चीट फंड कंपनियों के संचालक दफ्तर बंद कर रघु चक्कर हो गए। लेकिन 2018 में भूपेश सरकार बनने के बाद घोषणा पत्र के वादों पर अमल हुआ और चीट फंड कंपनियों की संपत्ति को नीलाम कर उसके पैसे पीड़ितों को लौटाने शुरू कर दिए। अपने पैसे वापस पाकर लोग सीएम को रोम रोम से धन्यवाद दे रहे हैं। डबल दूं टिबल दूं करके जमा करवा रही से नहीं मिली से। अभी पहली बार 90,000 1.5 लाख मिली, दोनों मिला के अभी 50,000 मिली। 50,000 जमा कर रहे हो, मतलब वो डबल टिबल दूं बोली तो घर बनाने के लिए वो फिर वो भगा गए। मुख्यमंत्री जी है वापस कर थे। करीब 1.5 दशक के दौरान PACL, HBN, साई प्रसाद, अनमोल इंडिया, याल्को, देवयानी प्रॉपर्टी जैसी 110 कंपनियों ने यहाँ के लोगों से पैसे हड़पे हैं। सरकार के निर्देश के बाद अब पूरे प्रदेश में इनकी संपत्तियों को खोज कर प्राथमिकता के साथ नीलाम किया जा रहा है। अकेले राजनांदगांव में ही चीट फंड कंपनियों की संपत्ति को 12.80 करोड़ रुपए में नीलाम कर उसे निवेशकों के बीच बांटा जा चुका है। रायपुर, धमतरी जैसे जिलों में भी करोड़ों की संपत्ति नीलाम कर पैसे लौटाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी मन के सूझबूझ से, मंत्री मन के सहयोग से, जनप्रतिनिधि मन के सहयोग से, निवेशक मन के और एजेंट मन के सहयोग से वापसी की शुरुआत हो और इनमें तेजी आना चाहिए। हम लगातार तेजी आना चाहिए। प्रदेश की जनता के साथ छल करने वाली चीट फंड कंपनियों की न सिर्फ संपत्ति नीलाम की जा रही है बल्कि उनके डायरेक्टर्स को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। सरकार की ये कोशिश पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और आगे देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।